हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स के जो चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये फिक्स है, गारंटी है कि इन टॉपिक्स पे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, अगर आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, ये जो मैं चैप्टर वाइज टॉपिक बताने वाला हूँ, यहीं से आएंगे। और बच्चों, मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में हम देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है। तो वीडियो को बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं पहले नंबर पे, जो पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। ठीक है, यहाँ मैंने हर प्रकार के टॉपिक्स रखे हैं। 1 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, बड़े नंबर में भी आ सकता है, 8 नंबर में भी, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो जो पहला चैप्टर है वो हाई स्कोरिंग चैप्टर है। आपको आपके एग्जाम में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करने के लिए पूछेगा ही पूछेगा। और एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा तुल्यता संबंध का। तुल्यता संबंध क्या होता है? जो संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। ये आप जानते हैं। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आता ही है 5 नंबर में। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। उसके बाद एक एक ही चेक करने के लिए, अच्छा तक चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, उसके बाद फॉग निकालना, एफ ऑपरेशन जी, जी ऑपरेशन एफ, ठीक है ना, गॉफ फॉग, ये निकालने के लिए आता है 1 नंबर में, 2 नंबर में। उसके बाद संबंध एवं फलनों की संख्या पूछ सकता है कि ए से बी में कितने संबंध होंगे, ए से बी में कितने फलन होंगे, ए क्या के कितने फलन होंगे, अच्छा तक कितने फलन होंगे। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, हर एक चीज़ डिटेल पे करा रखी है। मैं एक चीज़ ये बता दूं, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के प्रश्नावली के साथ साथ उदाहरण सारे करने, स्पेशली विविध उदाहरण तो करना ही करना है। बोर्ड एग्जाम में विविध उदाहरण के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े नंबर में। विविध उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक करना स्टार्ट कर दो। मैंने क्वेश्चन बैंक के ऑलरेडी करा रखे हैं और नई वीडियोस भी आने वाली हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। देखो, व्युत्क्रमणी फलन भी आएगा। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आएगा ज़रूर, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं ज़रूरी। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है सूत्र। आपको सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। अगर सूत्र सारे याद हैं तो ये प्रश्नावली एकदम ही मक्खन की तरह आसान है। मुख्य मान निकालने के लिए आएगा ही आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में है या सब्जेक्टिव में है। बड़े नंबर में भी आ सकता है, 2-2 नंबर में। और सिद्ध करने वाले प्रश्न, जो सूत्र होते हैं, उनको सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है, छोटे-छोटे सूत्र 2-2 नंबर में। और बाकी जो नॉर्मल प्रश्न है एनसीईआरटी में विद उदाहरण में सिद्ध करने वाले प्रश्न, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स इतना, ठीक है, साइन इनवर्स 3x माइनस, ऐसा करके जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बड़े नंबर में आते हैं। ठीक है, आपके 2 नंबर में, 5 नंबर में आते हैं। तो मुख्य मान आएगा, सूत्र पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सिद्ध करने वाला प्रश्न पिछले साल 5 नंबर में आया था। बड़ा आसान चैप्टर है। उसके बाद अगर हम बात करें आव्यूह, आव्यूह के जो जो जितने भी बेसिक चीज़ें हैं उन पर ऑब्जेक्टिव या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है वर्णात्मक, 1 नंबर 2 नंबर में। जैसे आव्यूह को जोड़ना, घटाना, आव्यूह की तुलना करके एक्स वाई जेड निकालना, गुणा करना, आव्यूह की कितनी कोटि होगी, है ना। यहाँ पर मैंने आव्यूह की कोटि क्या है, उसके अवयव क्या हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो 1 नंबर में आते हैं। परिवर्त आव्यूह क्या है, सममित, विषम सममित आव्यूह, किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना। उसके बाद इस प्रकार का सिद्ध करने के लिए बोलेगा, 5 नंबर में आता है। और उसकी मदद से क्या निकालने के लिए बोलेगा? ए इनवर्स, ये सिद्ध करने के लिए बोलेगा और उसकी मदद से इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 तो बहुत ही आसान है, हर एक बच्चे को करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से आसान प्रश्न है। और इन दोनों चैप्टर के कम से कम आपके कम से कम ना हो तो 15 से 16 नंबर आ जाएंगे, आसान आसान, तीसरे और चौथे चैप्टर से 15 नंबर तो मान के चलो। सारणिक में क्या है कि आपको एक सारणिक देगा, उसका मान बताओ, सारणिक को प्रसारित करना, 2 सारणिकों की तुलना करके एक्स का मान निकालना। सारणिकों का जो गुणधर्म पर आधारित प्रश्न है, पुरानी एनसीईआरटी का जो 4.2 प्रश्नावली है, नई एनसीईआरटी बुक में वो नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछले साल प्रश्न आया था 5 नंबर में, 8 नंबर में,
ठीक है, और बच्चों ने सोचा हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हमें बोनस नंबर मिल जाएगा। तो जिन्होंने नहीं किया उसको नहीं मिले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 4.2 पुरानी एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लेना, क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसके बाद ऐसा जो प्रश्न ए बी इनवर्स को सिद्ध करना होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स 5 नंबर में 8 नंबर में आता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालने के लिए आता है ए इनवर्स एडजेंट ए अपन सारणी के। और फिर ये प्रश्न 8 नंबर में हर साल आता है। एक्स वाई जेड करके 3 समीकरण देगा, समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए, हर साल आएगा। मैं रेगुलर डेली आपके लिए मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। कल भी कराया था, परसों भी कराया था, रेगुलर करा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी भी करा रहा हूँ, मॉडल पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ डेली। शुरुआत से हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस मक्खन की तरह बनी रहे। आज रात को भी हम 7 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डेली अगर आप प्यार दोगे तो हम डेली करेंगे लाइव। ठीक है, बस आपको प्यार चाहिए। अगला जो चैप्टर है, देखो मैं आपको बोलूँगा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोलूँगा कि ये करो, वो मत करो, ऐसा नहीं होता है। अगर ये चैप्टर आएगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से बना पाओगे। अगर ये चैप्टर नहीं आएगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, है कि नहीं? तो अवकलन गुणक निकालने के लिए आता है, 1 नंबर में आ सकता है। सातत्य चेक करने के लिए आता है, अवकलनीयता चेक करने के लिए आती है प्रश्न 5-5 नंबर में। इस प्रकार के प्रश्न दिया जाता है आपको 5 नंबर में, आपको dy/dx निकालना होता है। आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है, आपको dy/dx निकालना होता है। आपको सिद्ध करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। तो ये देखो, जिसको अवकलज आएगा वो ये प्रश्न का कोई सा भी क्वेश्चन मक्खन की तरह से बना देगा। क्या है इसमें? सिर्फ सूत्र और तरीका है। सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर आ जाएगा तो छठा चैप्टर भी आ जाएगा। 7वां चैप्टर पूरा पढ़ना है, समाकलन चैप्टर पूरा पढ़ना है। देखो उसके बाद आता है अवकलज का अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ 3-4। जैसे राशियों की परिवर्तन की दर, देख रहे हो, ये ऐसा प्रश्न आता है सीधा सीधा 5 नंबर में। ठीक है, उच्चतम एवं निम्नतम वाला कोश, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आता है 8-8 नंबर में। ऐसा एक प्रश्न आएगा 8 नंबर में, ऐसा एक प्रश्न आएगा 5 नंबर में। हर बार आता है, हर बार। ठीक है, उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए 4 नंबर में, 2 नंबर में आ जाता है, 8 नंबर में आ जाता है। वर्धमान और ह्रासमान निकालने के लिए प्रश्न आता है। तो ये 4 टॉपिक जो मैंने बताए, इसको अच्छे से बना लो। 8 नंबर के, 5 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के, यहाँ से आएगा ही आएगा। जो भी टॉपिक मैं बोल रहा हूँ 100% मोहर लगा लो मेरे से, यहाँ से ज़रूर आएगा। अगर ना आए ना तो मेरे को 2 जूते मार लेना घर पे बुला के कि सर तुमने गलत बताया, आया नहीं। ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मेरे पे विश्वास है। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 15 साल हो गए मेरे भाई। 15 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब में 8 साल हो गए हैं। ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 100 में से 100 आए हैं पिछले साल। चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, एमपी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो। 100 में से 100 क्लास 12th मैथमेटिक्स, आपके भी 100 में से 100 आएँगे, अगर आप पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तो। देखो समाकलन में क्या है? समाकलन में आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, सारे उदाहरण करने, विविध उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। विविध उदाहरण से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बैंक करनी है। अब यहाँ से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाकलन विधि और मेथड और सूत्रों पे चलता है। अगर आपको विधि नहीं पता, आपको सूत्र याद नहीं है, तो मैं अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता भी दूँ, आप कर थोड़ी ना पाओगे। कर पाओगे क्या? समाकलन बहुत बड़ा प्रश्नावली है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये आज नहीं ज़िंदगी भर हेल्प करेगा आपको। 7वां चैप्टर आएगा तो ही 8वां कर पाओगे, तो ही 9वां कर पाओगे। तो सोचो, अगर आप 7वां चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपका 8वां भी हो गया, 9वां भी हो गया। ये सोच लो, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, इन 5 चैप्टर से 50 नंबर का आएगा और बाकी 8 चैप्टरों से 50 का आएगा। टोटल 13 चैप्टर है ना, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 5 चैप्टर में से 50 आएगा और बाकी 8 चैप्टर में से 50 आएगा। तो कितना ज़रूरी आप सोच सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा पढ़ो, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, सारे प्रश्नावली के प्रश्न करने, सारे उदाहरण करने हैं। हालाँकि इम्पोर्टेंट मैंने बता रखा है, टिक करवा रखा है एनसीईआरटी बुक में। उसके बाद आपको विविध उदाहरण पूरा करना है, विविध प्रश्नावली पूरी करनी है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को भी लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक तो मैं करा ही रहा हूँ। समाकलन के अनुप्रयोग की अगर हम बात करें, नई एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं इसमें भाई, छोटी-सी प्रश्नावली तो उधर एक प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आएगा वो है दीर्घवृत्त पर आधारित प्रश्न, 5 नंबर में आएगा दीर्घवृत्त पे। लिख लो मैं जो बोल रहा हूँ स्टैम्प पेपर में। अगर ना आया ना तो मेरे को तुम जो बोलना है, मेरे पे तुम केस कर देना और बताओ।
लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ कि आएगा तो आएगा, ठीक है। विविध उदाहरण अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कॉस एक्स वाला एक क्वेश्चन मिलेगा, एक साइन एक्स वाला क्वेश्चन मिलेगा 0 से 2 पाई में, ठीक है। एक क्वेश्चन मिलेगा वाई बराबर करके, 3 प्रश्न ये हो गए उदाहरण, वो विविध उदाहरण में अच्छे से बना लेना। दीर्घवृत्त का एक प्रश्न होगा वो बना लेना, ठीक है, बस। और इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला होगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला इकलौता फॉर्मूला हर प्रश्न में लग रहा होगा, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से बना लेना। हो गया 5 नंबर। 9वें चैप्टर में कोटि एवं घात निकालने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक नहीं 2 नंबर में आएगा। कोटि एवं घात एक सब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव में आएगा 100%। फिर वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ, फिर दोनों तरफ समाकलन करते हैं, हल करते हैं। इस पर आधारित प्रश्न 1 नंबर या फिर 2 नंबर में आएगा एक। समघाती अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण आएगा। इसमें से आपको व्यापक हल बोलेगा, विशिष्ट हल निकालने के लिए बोलेगा, कितने नंबर में? 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में आएगा ही आएगा। या तो समघाती आएगा या रैखिक आएगा, दोनों भी आएंगे। दोनों भी आता, चॉइस हो जाती है ना आपके पास कि इनमें से कोई एक करो, तो दोनों आएंगे। रैखिक तो आएगा ही आएगा, समघाती भी आएगा ही आएगा, और आएगा तो 8 नंबर में। 100% मोहर लगा लो। ये जो भी टॉपिक बोल रहा हूँ, अगर एक भी टॉपिक मिस हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा, 100% आएगा ही आएगा। सारा कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ज़रूर देख लेना मेरे भाई। बोर्ड एग्जाम सर पर है, अभी नहीं तो कभी। अभी अगर अब तक नहीं पढ़ाई की है तो जी जान से लग जाओ और पढ़ाई शुरू कर दो। 10वें चैप्टर में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। 2 सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए आता है 1 नंबर में, प्रक्षेप निकालने के लिए आता है 1 से 2 नंबर में। 2 सदिश लंब है, लंबवत है तो लैम्डा का मान क्या होगा। मात्रक सदिश है, ठीक है, 2 नंबर में आ जाता है। संरेख वाला क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है। 3 बिंदु दे रखेगा, बोलेगा संरेख दिखाओ, 5 नंबर में आता है हर साल। 3 सदिश दिया होगा, आपको संरेख दिखाना होगा। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लैम्डा मल्टीपल्स है, जैसे ए वेक्टर दूसरे के लैम्डा मल्टीपल्स है, तो ये आपस में सदिश हो जाता है। और कुछ सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है चैप्टर नंबर 10 में, वो आप कर लेना। ये टॉपिक है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 11वें चैप्टर की मैं बात करूं, दिक् अनुपात निकालने के लिए आएगा 1 से 2 नंबर में। दिक् कोसाइन आता है 2 नंबर में। रेखा का सदिश समीकरण, कार्तीय समीकरण, इस पर आधारित प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर में। 2 रेखाओं के बीच का कोण सदिश रूप में आ सकता है, कार्तीय रूप में आ सकता है, कोण निकालने के लिए 5 नंबर में। और न्यूनतम दूरी तो हर साल आती है, हर साल 8 नंबर में। सदिश रूप में भी आता है, कार्तीय रूप में भी आता है। एक न्यूनतम दूरी का जो क्वेश्चन है वो है समांतर होने पर, वो भी करा रखा है। न्यूनतम दूरी पर एक मैंने वीडियो बना रखी है 20 मिनट की, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन कराए अलग अलग टाइप के, उन्हीं तीनों में से ही आता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये प्लेलिस्ट में जो बोल रहा हूँ, ये वाला जो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, इस पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के खजाने भर रखे हैं, ठीक है। ये खुल क्यों नहीं रहा है भाई, ठीक है। फिर यहाँ आ जाते हैं, देख लेना, शायद नेट बंद हो गया होगा। रैखिक प्रोग्रामर में एक ही प्रश्नावली पढ़नी है, वो प्रश्नावली है 12.1 एनसीईआरटी की। आपसे जेड मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा, अवरोध दे रखे होंगे, आपको मिनिमम और मैक्सिमम मान निकालने के लिए पूछेगा। 12.2 नहीं पढ़ना है, विविध प्रश्नावली नहीं पढ़नी है, विविध उदाहरण नहीं पढ़ना है, सिर्फ 12.1 प्रश्नावली को पढ़ना है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, सिर्फ 12.1 ही प्रश्नावली को पढ़ना है। प्रायिकता में गिने चुने टॉपिक हैं। बेच प्रमेय पर प्रश्न आता है 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में। कुल प्रायिकता पर प्रश्न आता है 2 नंबर में। स्वतंत्र घटना पर प्रश्न आता है 2 नंबर में। सहप्रतिबंध प्रायिकता पर प्रश्न 1 नंबर का आता है और एक 5 नंबर का आता है, ठीक है। सहप्रतिबंध प्रायिकता, बेच प्रमेय, ये बड़े नंबर में आता है। स्वतंत्र घटना 1 नंबर 2 नंबर में। कुल प्रायिकता का प्रश्न आता है 2 नंबर में, पिछले साल 5 नंबर में भी आ गया था। तो ये टॉपिक है चैप्टर वाइज, इससे बाहर कहीं से कुछ भी नहीं आएगा, कहीं से कुछ भी नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इनको बना लो और मेरे वीडियोस को आप पूरा देख लो, सारे चीज़ें आपको यहीं से ही मिलेंगे। इससे बाहर आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरे वीडियोस फॉलो करो, एनसीईआरटी फॉलो करो, ठीक है। अच्छे से रिविजन करो, थोड़ा टेस्ट भी दो रेगुलर बेस पे, और क्वेश्चन बैंक लगाने स्टार्ट करो और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बनाओ। आपके 100 में से 100 कहीं नहीं गए। जय हिंद। इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।